हेलो गाइस, आज लेक्चर नंबर 22 ले रहे हैं और इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल है वो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत विभव से कितने विभव से 50 विभव से त्वरित किया जाता है तो उसका द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन ये है, इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आप कोई प्लेट लगा देते हो और इस प्लेट पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेज है, मान लेते हैं नेगेटिव, और कितनी वैल्यू है, -50 वोल्ट है। +50 वोल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो खींचेगा तभी जब 50 वोल्ट पर होगा। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के सामने एक प्लेट है और उसको कितना वोल्टेज दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। अगर 50 वोल्ट दे रखा है तो सिंपल सा है क्वेश्चन है, खींचेगा। तो उसने लगा खींचेगा तो उस समय क्या होगा, कि गति करेगा, और गति करेगा तो जैसे कि द्रव तरंग के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि कोई भी कण, द्रव्य कण जब गति करता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित होता है, उसे हम बोलते हैं द्रव्य तरंग। उसी की तरंग हमें निकालना है। तो हमने पहले भी एक फॉर्मूला बना रखा है कि इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इक्वल टू √150/v, या फिर हमने लिखा है वो 12.27 √v, राइट। सिंपल सा वोल्टेज दे रखा है। अगर आपको देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो भी 50 वोल्ट लगते हैं। अगर ये कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता तो भी अगर वोल्टेज देता तो डायरेक्ट हम यही यूज करते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब मीन उस पार्टिकल पे भी चार्जेस इतने ही होने चाहिए, तो फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। जो जनरली फॉर्मूला है वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/√2m/qv फॉर्मूला है। q चार्ज है, v वोल्टेज है, m इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट होता जिसपे चार्जेस आवेश ज़्यादा होते, तब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट 12.27 √v नहीं लगा पाते। ये तभी लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन की कंडीशन की बात होगी। अगर कोई दूसरा होगा तो इस q की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। तो 12.27 √v, 12.27 v की वोल्टेज है 50 वोल्ट, डायरेक्ट अप्लाई किया और यहाँ पे √50 की वैल्यू तो 7.07 डिवाइड किया, 1.7 आंसर आ गया। मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये जब गति करेगा और ये जब तरंग बनाएगा गति करते समय तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा 1.7। क्या आंसर है इसका, 1.7। ये इसका तरंगदैर्घ्य होने वाला है। तो सिंपल सा है कि ये वाला अगर वोल्टेज है तो 1.7 की बात हम कर रहे हैं, ये इसका आंसर है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विभवांतर लगाया जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य 0.4 एंगस्ट्रॉम हो जाए। ठीक है, अगेन वही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और विभव की बात हो रही है, तो फॉर्मूला तो हम वही लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू 12.27। अच्छा, एक चीज़, ये जो जनरली फॉर्मूला आता है वो किस में आता है, ये फॉर्मूला आता है एंगस्ट्रॉम में। तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि यूनिट क्या है, तो याद रखिए एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। तो अब आंसर में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विभवांतर लगाया जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य इतना हो जाए। अब इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पर हमने कुछ विभवांतर लगाया है जिससे कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और गति कर रहा है तो द्रव तरंग बना रहा है उसकी इसने तरंगदैर्घ्य दे दी है 0.4 एंगस्ट्रॉम, मीन्स लैम्डा तो दे दिया है इसने, और एंगस्ट्रॉम का मतलब पता ही आपको 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो वोल्टेज कितना लगाया था उसने, वो आंसर पूछा है। तो इस बार हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, राइट ना। लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा 0.4 रख दिया हमने, एंगस्ट्रॉम में है और ये 12.27। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि सर आपने यहाँ पर 10⁻10 क्यों नहीं लगाया। तो आंसर है बच्चों कि ये जो वैल्यू है ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में है, मीन्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 था। यहाँ पर 10⁻⁻10 था बट हमने उसको ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में लिख दिया। तो ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, राइट ना। तो हम अगर बात करें √v की बात करते हैं, √v की जो वैल्यू आएगी वो ट्रांसफर करोगे 12.27/0.4, तो 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आया 30.65, और √v है, v निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आएगा 940.96 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की 10⁻10 वैल्यू नहीं रखनी है 0.4 के साथ। क्यों नहीं रखनी, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है और ये ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में है, इसलिए हमें वैल्यू नहीं रखनी होगी क्योंकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए क्या है, इसे बोला कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करें यदि हाइड्रोजन और हीलियम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या बोला कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए ये हमें किसकी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने, आप ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस की बात कर रहा है ये, या फिर ऐसे मान लीजिए आप
कि अणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये अणु की बात कर रहा है, राइट ना। तो अगर ये अणु की बात कर रहा है तो उस कंडीशन ने पूछा कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि परमाणु बोलेगा तो उस कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो इसने अणु के लिए बोला है कि हाइड्रोजन और हीलियम के अणु का टेम्परेचर 27 डिग्री और 127 डिग्री है। तो अगर तापमान दोगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को, उसका तापमान गैस मान लो कि कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या हुआ है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ऐसे समझ लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, और ये हम अणु की बात कर रहे थे, और ये हीलियम है मान लिया। इसका टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन का 27 डिग्री सेल्सियस है और ये है 127 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर है, राइट। इसमें कि अगर सोचिए, आप भी सोचिए कि अगर टेम्परेचर अलग अलग हुआ तो गैस को मिलने वाली गति ऊर्जा अलग अलग होगी। तो अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन गैस निकलता है और यहाँ से कोई हीलियम गैस निकलेगा तो दोनों के पास गति अलग अलग होगी। कि मैंने आपको बता रखा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT एक मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक के लिए होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, जो कि आपने 11th पढ़ा हुआ है। कि अगर अलग अलग गैसेस है, एक परमाणु की, 2 परमाणु की, 3 परमाणु की बात करें, तो उसका टेम्परेचर जब चेंज करोगे तो उसको मिलने वाली गति ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, टेम्परेचर अलग कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अलग होगा तो दोनों की गति ऊर्जा भी अलग अलग होगी। दोनों की गति ऊर्जा अलग होने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन का अणु और हीलियम का अणु जब गति कर रहा होगा तो दोनों अलग अलग तरंगदैर्घ्य बनाएंगे। तो उनका अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि लैम्डा इक्वल टू h/√3 mkt होता है, राइट। यहाँ पे प्लैंक नियतांक है, ये उस मॉलिक्यूल्स या एटम अणुपरमाणु का द्रव्यमान होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, राइट। यहाँ से देखा जाए दोनों के लिए बात करोगे तो K बोल्ट्जमान नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ बचता कौन सा है? M और T। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य जो समानुपाती है वो अपॉन में √T/m है, और समानुपाती हटा के हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू K/Tm। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया लैम्डा इक्वल टू K/Tm। अगर मैं आप फॉर्मूला बनाऊं कि अगर λ1 जो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है और उस हाइड्रोजन से जो द्रव तंग बन रही है उसका तरंगदैर्घ्य कितना है? λ1। यहाँ से मॉलिक्यूल्स कौन सा निकल रहा है? हीलियम निकल रहा है, और हीलियम के निकलने से, मॉलिक्यूल्स निकलने से यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो बन रही होगी वो λ2। तो λ1/λ2 का फॉर्मूला हुआ K/√T1m1 और K/√T2m2। λ2 हीलियम के लिए, λ1 हाइड्रोजन के लिए, T1 हाइड्रोजन का टेम्परेचर और m1 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान, मोनो एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है। T2 ये हीलियम के लिए हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, T1 जो दे रखा है वो 27 डिग्री सेल्सियस जो देखा है तो वो होगा 27.3 प्लस में 1.27 इक्वल टू 300 केल्विन, और T2 जो होगा वो T2 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 400 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। बट आप एक चीज़ सोचिए कि M1 जो है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, H2 है, ठीक है। और H2 में जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 2 प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि 2 पार्टिकल 2 प्रोटॉन के इक्वल मान सकते हैं हम, तो जो होगा वो 2p जनरली हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट ना। अच्छा, या 2 अगर मान लेते हैं, 2 का लेवल मान लेते हैं, और हम किसकी बात करते हैं? हम अगर बात करते हैं मोनोएटॉमिक जो मास होता है वो 2 होता है, प्रोटॉन नहीं छोड़िए, आप 2 समझ लीजिए कि 2 होता है, और इसका जो होता है 2 ग्राम का है, ग्राम की बात हो रही होती है। और M2 की जो वैल्यू है वो हीलियम के लिए है, वो है 4 ग्राम होता है। तो M2 की वैल्यू है 4 ग्राम, मोलिकुलर एटॉमिक जो वेट होता है वो हीलियम का 4 ग्राम है, और हाइड्रोजन में कितना है? 2 ग्राम है, ठीक है। तो H2 का 2 ग्राम और हीलियम का 4 ग्राम, तो M1 की वैल्यू हो गई 2 ग्राम और M2 की हो गया 4 ग्राम, राइट। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ λ1/λ2, ये हो गया क्या? तो यहाँ से फॉर्मूला आप देखिए एक बार कि λ1/λ2 जो हमने ट्रांसफ़र किया, यहाँ से हमने देखा कि K1 ये जो फॉर्मूला था इसको ट्रांसफ़र, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, K से K कट जाएगा, तो K से K काट दिया तो फॉर्मूला जो बन गया वो हो गया λ1/λ2 इक्वल टू √T2m2/T1m1। ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ से देखिए ये तो है हमारा क्या, ये हमारा T2 है, इनटू में M2, T1 इनटू में
m1। जब सॉल्व करेंगे तो 16/6 आएगा और इसका आंसर आएगा λ1/λ2 = 8/3 अंडर रूट में। मीन क्या है कि दोनों के तरंग दैर्घ्य का अनुपात रहेगा √8/3 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप तो ध्यान से देखिएगा इसको। यदि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर है धातु की सतह पर लंबवत आपतित होती है तथा धातु की सतह पूर्ण रूप से प्रकाश को अवशोषित कर ले, तो यदि प्रकाश स्रोत की शक्ति 100 वॉट है तो धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की संख्या बताइए। तो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए कि एक धातु की सतह, मान लीजिए ये एक धातु की सतह है और यहाँ से क्या मान रहे हैं कि एक प्रकाश स्रोत है और इससे समांतर प्रकाश किरणें, लाइन लिखना भूल गया, समांतर प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित हो रही है। तो समांतर ये जो प्रकाश स्रोत की शक्ति है उसने दे रखा है कि 100 वॉट है। शक्ति कितनी है? 100 वॉट है। और जब ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो इससे संबंधित फोटोन भी एक पार्टिकल जैसा ही हुआ, तो फोटोन भी जब गति करेगा तो उसके साथ द्रव तरंगें होंगी। तो उसने बोला कि उसके साथ जो तरंगें है वो है 500 नैनोमीटर। तो इससे संबंधित प्रकाश से उत्सर्जित फोटोन से संबंधित जो फोटोन होगा वो तो है 500 नैनोमीटर का, और जो शक्ति वो 100 वॉट की है। तो अब इसने बोला कि हम ये भी मान रहे हैं कि यहाँ से उत्सर्जित जो प्रकाश है जितने उत्सर्जित हो रही है ना वो सारी की सारी इस धातु पर आपतित हो रही है, मतलब उसका कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर 100 फोटोन निकलेंगे तो 100 आएंगे, 200 निकल रहा है तो 200 है। ऐसा नहीं है कि 100 निकले और 50 पहुँचे, तो ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर और इसने मेंशन नहीं किया, पर आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो मेरे थोड़ी अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी फोटोन आ रहे हैं वो सारे के सारे इस पर आपतित हो रहे हैं। तो उसने पूछा बताइए कि कितने फोटोन इस पर आपतित हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने कि जब फोटोन इस पे आएंगे तो बल लगाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन आपको ये सोचना पड़ेगा कि बल लगेगा क्यों, और लगेगा तो कितना होगा वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने इसका जो पहला पार्ट है ना वो तो हमने सॉल्व कर रखा है कि फोटोन की जो संख्या होती है वो होता है आपतित कुल ऊर्जा अपॉन में एक फोटोन की ऊर्जा, ये तो हमने पहले सॉल्व कर रखा है। तो जो पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 100 वॉट दे रखा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 10 वॉट कर देता हूँ। तो सॉरी, ये मैं 10 वॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुल जो पावर है वो 10 वॉट है। तो 10 वॉट का मतलब क्या है? 10 जूल पर सेकंड। मीन्स ये जो स्रोत है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है ये 1 सेकंड में 10 जूल कर रहा है, इतना आ गया। तो 1 सेकंड में 10 जूल है, तो हमने ये पूछा कि प्रति सेकंड इस पर कितनी ऊर्जा आपतित होगी। तो आंसर है कुल ऊर्जा जो आपतित होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10 जूल पर सेकंड। तो ये हमारा ई है। ठीक है, और उसके बाद एक फोटोन की जो ऊर्जा E1 हमने माना, पहले भी क्वेश्चन में माना हुआ है hc/λ। तो ये रहा h की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, और लैम्डा नैनो में दे रखा है 500 नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। जब सॉल्व किया हमने इसको तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 3.97 × 10⁻⁻19। 3.97 × 10⁻⁻19। तो फोटोन की एन का जो फॉर्मूला वही था, कुल ऊर्जा अपॉन में एक फोटोन की ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा 10 जूल है और एक फोटोन की जो ऊर्जा है 3.97 × 10⁻⁻19 जूल है। दूसरे जूल कट जाएगा, नंबर बचेगा। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.52 × 10⁻19। मीन्स इतने फोटोन प्रति सेकेंड उत्सर्जित भी हो रहे हैं और वो धातु पर आपतित भी हो रहे हैं, राइट ना। तो ये तो हो गया हमारे पास कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। बट अब एक क्वेश्चन ये है कि फोटोन की संख्या तो आपने निकाल ली, बट सेकंड क्वेश्चन, फोटोन जब आपतित होंगे तो क्या उस धातु पे कोई बल लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए आप समझिए कि अगर एक धातु है और यहाँ पे कभी भी लाइट आएगी ना, तो लाइट जब आपतित होती है तो आपको लगता नहीं है उसमें भार है, बट एक्चुअली उसमें फोटोन होते हैं जो द्रव्यमान होता है, उनके पास गतिकी द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो जब टकराएंगे ना तो उसमें बल लगाएंगे, और उस बल लगाने का जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है वो देखें। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है बल का, जो 11th में पढ़ा हुआ है, वो है F = dp/dt। ये शक्ति नहीं है, ये संवेग है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर होता है बल। अगर मैं संवेग निकाल लूँ, संवेग का मतलब है कि जो फोटोन आके यहाँ पर टकरा रहे हैं, तो प्रति सेकेंड जब फोटोन आएंगे तो टकराएंगे तो वो कितना संवेग परिवर्तित करते हैं वो ही हमें निकालना है, राइट ना। और 11th के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने वैसे पढ़ा तो होगा ही कि हम क्या समझा रहे हैं। देखिए ऐसा मान लीजिए कि ये एक सेक्शन है, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आता है और टकराता है तो वेग इसका मान लो पार्टिकल का द्रव्यमान m है और वेग कितना है mv। तो संवेग होगा द्रव्यमान इंटू वेग।
तो टकराने से पहले इसका संवेग कितना हुआ m/v। बट अगर टकराने के बाद ये इसको अवशोषित कर लेता है, मतलब जाता नहीं है, तो शुरुआत में संवेग कितना था m/v, और बाद में कितना हो गया, जब अवशोषित कर लिया, गति नहीं कर रहा था, 0। तो m/v तो शुरू में था, बाद में कितना हो गया, 0। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम तो है 0 और प्रारंभिक है mv। तो एक फोटोन से संबंधित जो संवेग हो जाएगा -mv, इतना संवेग हो जाएगा। तो बट क्या एक बात सोचिए कि क्या एक फोटोन टकरा रहा है, एक फोटोन टकरा रहा है, तो आंसर नहीं, एक फोटोन नहीं टकरा रहा है। हमें प्रति सेकंड कितने फोटोन आ रहे हैं, तो प्रति सेकंड इतने फोटोन आ रहे हैं। मीन्स इतने फोटोन टकराएंगे तो इतने फोटोन से संबंधित संवेग में जो परिवर्तन है वो आपको निकालना होगा, एक फोटोन से नहीं निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमें पे द्रव्यमान का पैटर्न नहीं है कि फोटोन का द्रव्यमान कितना वो पता नहीं, अगर पता होता तो डायरेक्ट निकाल लेते। तो मुझे इसको थोड़ा ऊर्जा के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो F = dp/dt, ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि संवेग में परिवर्तन की दर वो होता है बल। तो हमें कुल कितना संवेग परिवर्तित होगा वो निकालना है, कुल कितने फोटोन टकरा रहे हैं उससे संवेग निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला जो है संवेग के फॉर्मूला, द्रव्यमान के फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि फोटोन का द्रव्यमान हमें पता नहीं है। तो P = h/λ होता है, ये हमें पता है, और लैम्डा की वैल्यू होती है c/ν होती है। तो लैम्डा की वैल्यू का मैं c/ν रखूँगा तो न्यू ऊपर चला जाएगा, hν/c ये एक फोटोन से संबंधित संवेग में परिवर्तन है। तो क्या क्वेश्चन है, एक फोटोन के कारण संवेग में परिवर्तन कितना है, P = hν/c। बट क्या हमारे पास एक फोटोन है, तो आंसर है नहीं, हमारे पास n फोटोन है। तो n फोटोन से टोटल संवेग में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा nhν/c। ये कितने फोटोन से संबंधित संवेग है, एक से, और ये कितने से है, n से। तो फॉर्मूला हो गया nhν/c, ये n फोटोन के कारण संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देखिए, ये फॉर्मूला है कि जो संवेग में कुल परिवर्तन आएगा ΔP जो आएगा या dp आएगा, ठीक है, dp या ΔD मान सकते हैं आप, वो आएगा nhν/c। ये एक फोटोन की ऊर्जा है वैसे आपको पता है, और ये कितने फोटोन से है, n फोटोन से। तो कुल कितने फोटोन आए, तो आंसर है जितने प्रकाश स्रोत तो उत्सर्जित किए उतने तो फोटोन आएंगे। तो कुल कितनी ऊर्जा आई, तो प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी आ रही है, ये क्या बता रहा है, आने वाले ये एक फोटोन की ऊर्जा है और ये है n फोटोन के। n फोटोन का मतलब है कितने फोटोन उस पर आपतित हो रहे हैं। तो फोटोन जो आ रहे थे वो 2.52 × 10⁻19 आ रहे थे। ये टोटल कितने फोटोन है, इतने फोटोन है। टोटल फोटोन से ऊर्जा कितनी है, तो आंसर है कि प्रकाश स्रोत एक सेकंड में जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है वही तो ये कुल ऊर्जा है। तो nhν की वैल्यू जो है वो कुल ऊर्जा या शक्ति है, और वो की वैल्यू है 10। प्रकाश का जो वेग है वो आपको पता है 3 × 10⁸। तो डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3.3 × 10⁻−8। अगेन ध्यान रखिए कि संवेग में परिवर्तन है nhν/c। hν सिर्फ एक फोटोन से संबंधित ऊर्जा है और nhν सारे फोटोन से संबंधित ऊर्जा है। तो सारे फोटोन को कितनी ऊर्जा मिली, तो देखिए एक चीज़ पॉइंट समझिए, ये जो प्रकाश स्रोत है इसने कितने n फोटोन उत्सर्जित किए, तो उस n फोटोन में कितनी ऊर्जा निकाली, तो आंसर जितनी इसकी शक्ति है 10 जूल/सेकेंड। मीन जितने फोटोन निकल रहे हैं ना उसमें 10 जूल है। मीन अगर यहाँ से एक सेकंड में n फोटोन निकल रहे हैं तो एक सेकंड में जो n फोटोन है उन सबके पास कुल कितनी ऊर्जा है, तो यहाँ पर जो पावर का जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी/सेकेंड। तो आप तो बोल रहे हो कि n फोटोन एक सेकंड में निकल रहे हैं, बट आप ये भी तो बोल रहे हो कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, 10 जूल। तो n फोटोन में कितनी ऊर्जा निकली तो 10 जूल निकली है। इसलिए हमने nhν की वैल्यू हमने 10 जूल रख दी है और हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। तो ये है एक सेकंड में संवेग में परिवर्तन। अब जो f होता है वो होता है dp/dt, और डायरेक्ट हमने फॉर्मूला दिया dv जो संवेग में परिवर्तन है एक सेकंड में वो रखा, और टाइम की वैल्यू ΔT की वैल्यू 1 रख दी। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया कि इतने फोटोन से जब वो फोटोन मेटल से टकराएंगे तो इतना संवेग में इतना बल लगेगा। चलिए हाथों हाथ मैं एक फॉर्मूला और आपको समझा देता हूँ, टाइम तो है नहीं और समझा देता है। एक टॉपिक है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या है, देखिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। देखिए हम जो पहले जनरली स्टडी की जाती है, परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है कि ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन, इन कक्षा में चक्कर लगाया जाता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कक्षा का कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना वो गलत होता है। कक्षाएं ऐसी 2D नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, आप मान लीजिए ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता रहता है, उसकी कोई फिक्स कंडीशन नहीं होती है। ये तो कक्षाएं सिर्फ क्या बताती है, कक्षा तो उन जगह को बताता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 90% होते हैं। ये कक्षा कोई 2D नहीं है
कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता है, वो नाभिक के चारों तरफ कैसे भी घूम सकता है, ऐसे 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 घूम सकता है। वो कॉन्सेप्ट से भी इतना समझना है आपको कि ये जो कक्षा है वो एक्चुअली 2D जो हम बनाते हैं वो 2D नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन की वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 90% होते हैं। तो एक चीज़ क्या है, एक चीज़ तो आपने ये समझ ली। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन हर दिशा में गति करता है, एक्स में भी करता है, वाई में भी करता है और जेड में करता है। जब वो ऐसे 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 मोशन करता है तो आप समझ लीजिए क्या है, वो एक्स वाई जेड तीनों दिशा में गति करता है। तो एक साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये जैसे ये नाभिक बना दिया हमने और इसके चारों तरफ चक्कर कहाँ कहाँ लगा रहा है हमें नहीं पता। अगर आप पता करना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी समय विशेष पर कहाँ पर है, तो उसने एक कंडीशन बताई। उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर इस नाभिक के चारों तरफ कहीं भी घूम रहा है तो उस पर घूमते समय आप एक समय विशेष पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्थिति नाभिक से कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, स्थिति में लोकेशन कितनी दूरी, विस्थापन कितना है उसका, और दूसरा उसका संवेग डेल्टा px आप पता नहीं लगा सकते। ये हाइजेनबर्ग ने कहा। हाइजेनबर्ग ने पहले क्या बोला, एक बार लाइन पढ़ लीजिए। हाइजेनबर्ग ने बोला इस सिद्धांत के अनुसार किसी समय विशेष पर एक ही साथ इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसका नियत दिशा में संवेग 100% शुद्धता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आप उसकी स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करोगे 100%, तो आपका उसका संवेग में उतनी ही ज़्यादा त्रुटि बढ़ जाएगी। आप जितनी एक्यूरेसी के साथ उसकी स्थिति ज्ञात करोगे तो उसमें ही ज़्यादा त्रुटि किसी में आएगी, उसके संवेग में। उसका संवेग ज्ञात नहीं कर पाओगे 100%, ठीक है। अगर आप संवेग ज्ञात करना चाहते हो 100% राइट, तो उसकी स्थिति आपको पता नहीं चलेगी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और वो किसी समय विशेष में किसी दिशा में गति कर रहा है, एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो एक्स दिशा में जो उसकी स्थिति होगी वो डेल्टा एक्स होगी, और एक्स दिशा में जो उसका संवेग होगा वो डेल्टा px होगा, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा px की वैल्यू h/4π के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ की स्थिति आप ज़्यादा एक्यूरेसी से ज्ञात करोगे तो दूसरे की एक्यूरेसी कम हो जाती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। डिटेलिंग में फिलहाल नहीं समझा सकता आपको, अगर टाइम मिलेगा तो मैं कभी आपको समझाऊंगा। तो हाइजेनबर्ग की एनालिसिस बताता क्या, वो ये बताता है कि किसी समय विशेष पर एक साथ ही आप उसकी स्थिति और उसके संवेग का एक्यूरेसी 100% के साथ नहीं निकाल सकते। ऐसे ही ऊर्जा के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किसी समय पर आपको पता है कि नाभिक के चारों तरफ अलग अलग स्थिति में घूमेगा, तो अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर उसकी ऊर्जा लेवल अलग अलग होती है। तो एक ही समय पर उसने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करो तो एनर्जी को टाइम के साथ एक्यूरेसी के साथ नहीं निकालना चाहते हो। जैसे अगर किसी समय पर आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हो तो आपको उसमें त्रुटि मिलती जाएगी। उन दोनों का त्रुटि का जो अंतर है, जो प्रोडक्ट है, वो h/4π के फॉर्म में होगा। तो फिलहाल मैं इसको आपको समझा दूँ एक शॉर्टकट इतना कि हाइजेनबर्ग क्या है, और मैं इसको दूसरे लेक्चर में भी समझाऊंगा। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सिर्फ इतना बताता है कि अगर एक नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो पहली बात, जो हम कक्षा बनाते हैं 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो राइट नहीं होता है, ये 3D होता है, ठीक है। और 3D होता है तो यहाँ पर आप उसकी स्थिति, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल जैसे यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, ये एक्स दिशा में जा रहा है, तो एक्स दिशा में अगर नाभिक के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति निकालना चाहते हो डेल्टा एक्स, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसकी स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करोगे, आपका जो इसका वेग है ना, वेग की वैल्यू कम चेंज होती जाएगी, आप उसे ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो उसका मतलब है डेल्टा px, क्योंकि संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पता है बट वेग ज्ञात नहीं कर पाते। तो अगर आप एक्यूरेसी के साथ उसकी स्थिति ज्ञात करना चाहते हो तो उसका वेग ज्ञात नहीं कर पाओगे, अर्थात संवेग ज्ञात नहीं कर पाओगे। अगर उसका संवेग ज्ञात करने की कोशिश करते हो तो उसकी स्थिति ज्ञात नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एग्जैक्टली कभी वीडियो बना के इसका डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सिर्फ यही बताता है कि किसी समय विशेष पर अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना चाहते हो तो उसके संवेग में त्रुटि आएगी। अगर संवेग को 100% एक्यूरेसी के साथ ज्ञात करना चाहते हो तो उसकी स्थिति में त्रुटि आ जाएगी। यही इसका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे या फिर एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करेंगे।